शनिवार को एनसीपी में बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का भी प्रभार दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को बड़ा बदलाव किया। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रिया सुले को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी दी गई। पार्टी का यह निर्णय सीनियर लीडर अजित पवार के लिए झटका माना जा रहा है। पिछले दिनों ही शरद पवार ने पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नेताओं के मनाने के बाद उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। पवार की पेशकश पर विचार विमर्श के लिए गठित पैनल ने 5 मई को उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से मना कर दिया और उनकी पार्टी अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया था। अब पार्टी हाईकमान ने 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर सबको चौंका दिया है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पार्टी को नए कलेवर, नए जोश में लाना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने संगठन में फेरबदल करने की योजना बनाई है और 4 दौर की बैठक इसे लेकर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कल रात अंतिम दौर की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद थे और ये तय हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि पार्टी में नए 5 महासचिव बनाए जाएंगे, 5 से 6 नए उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, वहीं 5 सचिव बनाए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी में महिला मोर्चा के अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, यानी कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी यानी कि महामंत्री बनाया जा सकता है। उनकी जगह महिला मोर्चा का चार्ज किसी और को दिया जाएगा, ये तय हो गया है। इतना ही नहीं, 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्षों को बदला जाएगा और लगभग 8 राज्यों के चुनाव प्रभारियों में बदलाव लाया जाएगा। पार्टी चाहती है कि 2024 से पहले कई नए लोगों को जिम्मेवारी मिले। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 जुलाई को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर जगह जगह हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कई राउंड गोलियां चली है, जिनमें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हैं और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया है। और 2018 के पंचायत चुनाव की यदि अब बात किया जाए तो लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी गई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा हुआ था, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता मारे गए थे। और अब इस बार पंचायत चुनाव को नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर लगातार टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। महाराष्ट्र में टिप्पू सुल्तान के नाम पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ताज़ा मामला महाराष्ट्र के धुले शहर से आया है, जहां पर टिप्पू सुल्तान के नाम पर बनाए गए एक स्मारक को तोड़ दिया गया। धुले शहर के सड़क के बीचों बीच एक चबूतरा बनाया गया था, जिसे टिप्पू सुल्तान का नाम दिया गया था। कहा जा रहा है कि ये चबूतरा ओवैसी की पार्टी के स्थानिक विधायक की मदद से बनाया गया था और स्थानिक हिंदुवादी संगठनों ने और भारतीय जनता युवा मोर्चों ने इसे लेकर आपत्ति उठाई थी। इसे हटाने को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा गया था। ये स्मारक को 100 फीट चौड़ी सड़क के बीचों बीच बनाया गया था और प्रशासन के मुताबिक ये स्मारक पूरी तरीके से अवैध था। स्मारक के आसपास मुस्लिम बहुल इलाका है और स्मारक हटाने के दौरान कोई विवाद न हो, इसलिए सुबह तड़के बिना भनक लगे ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस स्मारक को ठेकेदार ने खुद ही हटाया। फिलहाल अवैध निर्माण को हटाने के बाद इसे प्लास्टिक के कपड़े से ढक दिया गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इन दिनों औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान को लेकर काफी तनाव का माहौल है। लिहाजा धुले शहर में इस चबूतरे को हटाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हरियाणा में सरकार चलाने वाली 2 पार्टियों में रार पैदा हो गई है। एक तरफ जेजेपी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बिप्लब देब ने जो आज़ाद विधायक हैं जिनका सरकार को समर्थन प्राप्त है, उनसे बातचीत करनी आरंभ कर दी है। और बेशक विधायकों ने समर्थन की बात की है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि शर्त यही रखी जा रही है कि जेजेपी से अपने आप को अलग कर लिया जाए। और वहीं पर जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया है कि जो गठबंधन है, गठबंधन इसी तरह जारी भी रहेगा। लेकिन वहीं पर उन्होंने इशारा भी कर दिया कि गठबंधन का जो फैसला होगा वो ऑर्गेनाइजेशन लेगी, मतलब कि संगठन लेगा। और वहीं पर दुष्यंत चौटाला ने भी साफ कर दिया था कि गठबंधन का फैसला गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुआ था और क्योंकि प्रदेश को एक
स्थिर सरकार दिए जाने की ज़रूरत थी। अब देखने वाली होगी बात ये होगी कि आने वाले समय में हरियाणा की सियासत किस करवट बैठती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन की गांठ अब ढीली पड़ने लगी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि अगर हमारे फैसले का विरोध होता है और उससे गठबंधन में आंच आती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि बीजेपी की तरफ से खुद महाराष्ट्र अध्यक्ष ने मामले को संभाला है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ये स्थानीय मामला है और जल्दी सुलझा लिया जाएगा। दरअसल अगर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की बात करें तो वो कल्याण से सांसद हैं और वहीं पर बीजेपी के विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान का दबदबा है। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि अगर इस इलाके से श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा टकराव फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट वैली कैंपस के इनॉग्रेशन की बात की जाए या उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे पर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं, लेकिन अब मुद्दा आया है यमुना का। उपराज्यपाल ने एक कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस कमेटी की मीटिंग में इस बात का जिक्र किया कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सुधार करने की बात उपराज्यपाल की तरफ से की गई है, उसके बाद ही यमुना का जलस्तर, यमुना की परिस्थितियां और घाटों में सुधार हुआ है। इसके अलावा उपराज्यपाल की इस बात को दिल्ली सरकार ने सरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जितनी बातें कही गई हैं वो सब गलत हैं। दिल्ली सरकार ने करीब 6 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था, जिसके बाद ही यमुना का जलस्तर में सुधार हुआ और आज जो यमुना सुधरी हुई और उसके जलस्तर में और उसके पानी में स्वच्छता नजर आ रही है, उसके पीछे दिल्ली सरकार का प्रयास है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उपराज्यपाल एक के बाद एक घाटों का निरीक्षण कर रहे थे और दिल्ली सरकार के मंत्री भी लगातार जो है वो यमुना के घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। तो ऐसे में अब ये नई बहस इस बात पे छिड़ गई है कि आखिर यमुना को किसने साफ किया, यमुना के लिए किसने ज़्यादा प्रयास किए और आखिर क्रेडिट इसका कौन लेगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रही शब्दी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले पहल करते हुए शादी को लेकर भगवंत मान के ऊपर तंज कसा था, तो इसके बाद भगवंत मान ने तंज कसा था और अब फिर से डॉक्टर नवजोत कौर, जो नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी है, उन्होंने एक ट्वीट कर शब्दी हमला करते हुए कहा है कि आपके पास जो इस समय कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वो आपके बड़े भाई नवजोत सिंह सिद्धू की बदौलत है, क्योंकि आपके पार्टी के बड़े नेता चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए 1,35,00,000 महिलाओं को जल्दी ही स्मार्टफोन देने वाली है। कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन को अशोक गहलोत खुद इस बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे और उन्हें स्मार्टफोन 3 साल के निःशुल्क इंटरनेट सेवा के साथ देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि बजट में भले ही इस घोषणा का ऐलान कर दिया गया हो, अब तक अधिकारी स्मार्टफोन के लिए टेंडर नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते अशोक गहलोत को अब यह कहना पड़ा है कि यदि जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तो वे महिलाओं के खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर कर देंगे और महिलाओं को जाकर मोबाइल खरीदकर उसका बिल अपलोड कर सरकार को बता देना पड़ेगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब लोगों को इंतजार है राखी का, जब कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन महिलाओं को मिलना राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू हो जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मानसा में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। भगवंत मान ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 14,000 से अधिक कच्चे टीचर्स एम्प्लॉय जो हैं उनको पक्का किया है। आपको बता दें कि मान सरकार ने 14,239 टीचर को रेगुलर किया है। 10 साल या उससे अधिक सर्विस पूरा कर चुके 7,902 अध्यापकों को रेगुलर करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 6,337 ऐसे टीचर हैं जिनकी सर्विस में गैप है, उनके सर्विस से गैप को पूरा कर उन्हें भी
पक्का किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट के चिटफंड कंपनियों को लेकर अहम फैसला लिया है। इस एक्ट में नए प्रावधान किए गए हैं। अब दोषी पाए जाने वाले कंपनियों के प्रबंधकों को 10 साल की सजा होगी। आपको बता दें कि मानसा में कैबिनेट की बैठक सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है पंजाब सरकार का, उसके तहत किया गया था। कैबिनेट की बैठक के बाद भगवंत मान ने बाकी मानसा में जो लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे उनसे भी बातचीत की और उनके शिकायतों को भी दूर किया गया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 20। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कल यानी 11 जून को 76वां जन्मदिवस है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इस जन्मदिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसको लेकर सभी जिला, प्रखंड, पंचायत एवं गाँव स्तर पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस रूप में मनाया जाएगा। और इसके लिए सभी को कहा गया है कि इन इलाकों में अपने अपने इलाकों में सामूहिक भोज का आयोजन करेंगे और गरीब गुरबों को उस दिन सामूहिक भोज दिया जाएगा। यह काफ़ी लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन के दिन पटना में हैं और इसको लेकर इस बार खास आयोजन किया गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और उन्हें आम लोगों से मिलने में अभी परहेज है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के स्तर पर इस बार लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को 76वें जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, पोरबंदर से पकड़े गए 4 आतंकी। गुजरात एटीएस ने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे आईएस ज्वाइन करने के लिए भागने की तैयारी कर रहे थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से संदेश दिया जा रहा था। एटीएस के हत्थे चढ़ी महिला की पहचान सुमेरा बानो के रूप में हुई है। सूरत की रहने वाली सुमेरा बानो ने तमिलनाडु में शादी की थी। वह आईएएस के मॉड्यूल पर काम करती थी। आरोपियों पर पिछले कुछ समय से एटीएस की नजर थी और उनकी हर गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों युवक कश्मीरी है और इस मामले में अभी एक आरोपी की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन सभी की पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका भारत को नाटो देशों वाली टेक्नोलॉजी देगा। अमेरिका भारत को नाटो प्लस का दर्जा देना चाहता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 22 जून से शुरू होने वाली मोदी की यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि दोनों देशों ने यह खुलासा नहीं किया है कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी तकनीक है जिसे साझा किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका अब उन डिफेंस, स्पेस, परमाणु तकनीकों का ट्रांसफर और संयुक्त निर्माण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे वो नाटो जैसे सामरिक सहयोगियों से साझा करता है। इसलिए अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि नाटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखता है जो अपने सामरिक संधियों की वजह से नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, ना रूस के साथ है ना अमेरिका के साथ है। अमेरिका एक कोशिश कर रहा है दुनिया को दिखाने की कि भारत उसके साथ बना हुआ है। चुनावी साल में शुरू की गई शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की आज पहली किस्त महिलाओं के खाते में दी जाएगी। 1000 रुपए महीने देने का ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया है। शाम के वक्त ये कार्यक्रम होगा जब ये पूरी राशि ट्रांसफर की जाएगी और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान आज इस योजना की शुरुआत से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। उमा भारती ने कहा कि वो पहली लाडली बहना है और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की इस योजना के तहत लाडली बहना के तहत 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे हर महीने। लेकिन इसको लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के सभी सरकारी स्कूलों में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू होगी। यह पॉलिसी बीएमसी समेत अन्य लोकल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित स्कूलों में लागू किया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए एक ही यूनिफॉर्म होंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जारी यह आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी की माने तो गुरुवार के दिन स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर जीआर जारी किया है,
जो सिर्फ सरकारी और स्थानीय निकाय के स्कूलों के लिए लागू होंगे। दरअसल स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य के स्कूलों में एक यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। इसको लेकर गुरुवार के दिन जीआर भी जारी किया गया। जीआर जारी होने के बाद प्राइवेट स्कूलों में असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई। शिक्षक यूनियन से लेकर प्राइवेट स्कूल शिक्षक और अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मीरा रोड हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मनोज साने लगातार पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की जांच में उसका हर एक झूठ बेनकाब होते जा रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी मनोज ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, लाश को टुकड़ों में वुड कटर से काटा गया था और उस वुड कटर को मीरा रोड के इसी कार्तिकेय इंटरप्राइज से खरीदा गया था। इतना ही नहीं, लाश को टुकड़ों में काटते वक्त वुड कटर जो मशीन है वो खराब हो गई थी। वो खराब होने के बाद आरोपी उसे रिपेयर कराने के लिए दोबारा इस दुकान में पहुंचा था। दुकानदार की माने तो उस वुड कटर मशीन में जो है मशीन के चैन में खराबी आई थी। पुलिस ने दुकानदार का भी बयान जो है दर्ज किया है। लगातार 2 दिन से पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मीरा रोड। गुजरात पर मंडराया चक्रवात बिपरजॉय का खतरा। प्रशासन ने किया तंत्र को अलर्ट, साथ साथ तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की संभावना के साथ अब इसका खतरा गुजरात पर मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय चक्रवात ने अब दिशा बदलकर अपना रुख जखौ की ओर कर लिया है। ये तूफान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ रहा है, जिसका असर कच्छ के साथ साथ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों में अब दिखाई देने लगा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार ये अति विनाशकारी चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर से करीब 600 किलोमीटर दूर है। गुजरात के तट पर इस तूफान का असर 11 जून से देखा जा सकता है। राज्य में मछुआरों और तटीय इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि 11 जून से 14 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वलसाड़ प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर तिथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लखीमपुर जनपद के दुधवा टाइगर रिजर्व में 10 दिनों के भीतर 3 बाघों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल जनपद लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। सीएम ने वन मंत्री अरुण सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार को तत्काल मौके पर भेजा है, जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। दरअसल दुधवा प्रशासन की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि पहले बाघों की मौत आपसी संघर्ष, दूसरी बाघिन की मौत डिहाइड्रेशन और तीसरे बाघ की मौत भी आपसी संघर्ष ही बताई गई है, जिसे फिलहाल संतोषजनक जवाब नहीं माना जा रहा है। फिलहाल जाँच टीम अपनी जाँच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता भी किया जा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में अचानक बाघों की मौतों के मामले में आई तेजी ने भी प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो, और ऐसे में बीएसएफ के बहादुर जवान देखिए कैसे दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, और लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी है, बावजूद उसके आप जवानों को देखिए बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। और यहाँ पर लू चल रही है, बेहद ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर खड़े हो पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप जवानों को देखिए बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। और सामने दुश्मन का इलाका है, यानी पाकिस्तान का इलाका है, और इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। उसी के चलते आप देखिए भीषण गर्मी में भी कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान दिन रात सरहद की रक्षा में डटे हुए हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर।